हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मीन्स वितरण नियम के बारे में डिस्कस किया था। वितरण नियम की जो सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। जब किसी सोल्यूट को किन्हीं दो अमिश्रणीय सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो सभी परिस्थितियों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ हम कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें कि यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होता है। जो सबसे पहली कंडीशन है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ताप स्थिर होना चाहिए। अगर ताप स्थिर होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो दृढ़ता से लागू होगा। अब हम देखेंगे कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। टेम्परेचर अफेक्ट्स द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। चूँकि आप जानते हैं कि विलायकों में विलेय की विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कोई भी सोल्यूट है या विलेय है उसकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करेगी उसके टेम्परेचर पर, कि किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट जो है वो सोल्यूबल होगा, वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज किया जाता है विलेय की विलेयता में परिवर्तन आता है। तो टेम्परेचर से विलेय की विलेयता में परिवर्तन दोनों ही सॉल्वेंट में एक समान नहीं होता। अतः डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट लिमिटेशन हो गई है टेम्परेचर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सेकेंड लिमिटेशन की। सेकेंड क्या है कि द सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियली डाइल्यूट। जो विलयन है वह विलयन आदर्श रूप से तनु होना चाहिए। ऐसा पाया गया कि लो कंसंट्रेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगभग कांस्टेंट रहता है। यदि कंसंट्रेशन को हाई किया जाए तो इसकी वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जितनी अधिक कंसंट्रेशन होगी, सांद्रता का मान जितना अधिक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से विचलन भी उतना ही अधिक होगा। हायर द कंसंट्रेशन देयर वैल्यू गेट्स चेंज्ड, यानी जो हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो विचलन होगा वो भी उतना ही अधिक होगा। अधिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस में हम कंसंट्रेशन के स्थान पर हम एक्टिविटी का उपयोग में लेते हैं। हमने देखा भी था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कंसंट्रेशन के स्थान पर हमने एक्टिविटी को या सक्रियता को उपयोग में लिया था। इसी प्रकार जब सोल्यूट दोनों सॉल्वेंट में अल्प विलेय हो यानी लेस सोल्यूबल हो तो उसकी सोल्यूबिलिटी का रेशियो मीन्स रेशियो ऑफ देयर सोल्यूबिलिटीज वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। उसे हम वितरण गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या हो गया, दैट इज द KD इक्वल टू CA/CV। हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी वो हमने पहले डेराइव की थी नर्स्ट इक्वेशन में, तो KD की वैल्यू हमने निकाली थी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब कोई सोल्यूट
दोनों सॉल्वेंट में अल्प विलय हो यानी लेस सोल्यूबल हो, ऐसी स्थिति में उसकी विलयता का अनुपात यानी S, जैसे दो सोल्यूट है A और B, तो उसकी उनकी जो सोल्यूबिलिटी है उसका रेशियो ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी यानी SA बाय SB, दैट इज नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे SA एंड SB आर द सोल्यूबिलिटीज ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट लेयर्स। तो दो जो सॉल्वेंट होंगे अलग अलग, उनमें जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी होगी उसको हम SA बाय SB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से द सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियली डाइल्यूट, तो जो सॉल्यूशन है वो आदर्श रूप से तनु होना चाहिए। अब थर्ड जो लिमिटेशन वो होगी कि द सोल्यूट मस्ट बी इन सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन द टू सॉल्वेंट्स और फेजेस। तो जो विलय है वो दोनों ही विलायकों में समान आणविक अवस्था यानी उसकी मॉलिक्यूलर स्पीशीज है वो समान होनी चाहिए। जब मॉलिक्यूलर स्पीशीज दोनों ही विलायकों में किसी विलय की समान होगी तब ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होगा। विलय दोनों विलायकों में अगर समान आणविक अवस्था में है तो हमने नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा भी इसको ज्ञात किया था। लेकिन अगर कोई विलय या सोल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन और सॉल्वेशन यानी अगर वो संगुणन दिखाता है या वियोजन होता है या विलायक संकरण होता है, तो उसके कारण उसकी जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो बदल जाती है। उसकी जो आणविक अवस्था है उसमें आणविक अवस्था में अगर परिवर्तन आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक से लागू नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि द सोल्यूट मस्ट बी इन द सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन टू सॉल्वेंट्स। तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू हो जाएगा। दोनों विलायकों में विलय की कुल सांद्रताओं के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा। हम अगर टोटल यूज फॉर द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन बोथ द सॉल्वेंट्स। इस प्रकार ये हमने थर्ड लिमिटेशन को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे लास्ट जो फोर्थ लिमिटेशन है, दैट इज बोथ सॉल्वेंट्स आर इमिसिबल विद ईच अदर एंड देयर म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी इज नॉट ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। मीन्स जो हम दो विलायक लेते हैं वो दोनों विलायक परस्पर अविलय होने चाहिए और उनकी परस्पर विलयता विलय की उपस्थिति में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी विलय को किन्हीं भी दो विलायकों में घोलते हैं तो ऐसा ना हो कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट आपने लिए लेकिन आपने जैसे सोल्यूट को उसमें डिसॉल्व किया तो सोल्यूट के कारण उन दोनों सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी परिवर्तित हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है कि वितरण नियम तभी ठीक तरीके से लागू होगा जब दोनों विलायक परस्पर अमिश्रणी हो। यदि विलायकों की परस्पर कुछ विलयता हो और विलय की उपस्थिति में यह परिवर्तित न हो तब भी यह नियम लागू होगा। परंतु वास्तविक व्यवहार में यह स्थिति कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कंडीशन हमें यानी एक्चुअली दिस कंडीशन विल नेवर बी अटेंड, यानी इस प्रकार की हमें जो कंडीशन है वो हमें प्राप्त नहीं होती वास्तविक व्यवहार में, क्योंकि वितरित विलय पारस्परिक विलयता को कुछ हद तक बदल देता है और यह विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी मात्रा हम कह दीजिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर उससे आप कह दीजिए कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्चुअली दिस कंडीशन विल बी नेवर अटेंड बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूट चेंज्ड द म्यूचुअल सोल्युबिलिटी ऑफ सम एक्सटेंट, यानी कुछ ना कुछ हद तक वो बदल जाती है और वो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 लिमिटेशंस को डिस्कस कर सकते हैं जिन्हें हमने अपने पूरे लेक्चर में देखा। थैंक यू वेरी मच।